वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज हम लोग का जो सेशन हो रहा है वो आपके सीयूटी बीएचयू बीएड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग का ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का, इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका पार्ट बी है, यानी कि जो आपका 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पार्ट बी है। और उसमें अगर बात करते हैं तो 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 26 से लेकर 50 तक के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि अगर आप भी बीएचयू बीएड में जाने का सपना देख रहे हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेड कोर्स हमारा इस समय चल रहा है। पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जिसपे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर बात करते हैं सोशल साइंस ग्रुप के लिए इस समय फीस कितनी आप लोग की लग रही है, तो देखिए फीस आपकी 1999 आप लोग की फीस है ये। ठीक है, 1999 आपकी मात्र फीस रखी गई है, जो कि बहुत ही मामूली सी फीस है। आप लोग इसे ज्वाइन करके अपना जो सपना है बीएचयू बीएड करने का उसे पूरा कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 51 यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 51 दिया हुआ है इसे मैं आप लोग को जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसे और भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे आपसे पूछा है कि थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म इज गिवन बाय, यानी कि निम्नलिखित में से किसने प्रौद्योगिकी द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म का, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका यह टेक्नोलॉजिकल दिया गया है प्रौद्योगिकी द्वैत का जो सिद्धांत है वह प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया है, तो वह आपका बेंजामिन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बेंजामिन हिगिंस के द्वारा यह आपका प्रतिपादित किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है आप लोगों से कि थ्योरी ऑफ गोल्डन एज गिवन बाय, यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण युग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो स्वर्ण युग के जो आपका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो है वह आपके कौन है भाई, तो वह है जॉन रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका जो है वह थोड़ा सा आपका कह सकते हैं बड़ा में दिया गया है। इसे हम लोग समझते हैं। दिया है इन क्लासिकल थ्योरी चेंज इन मनी सप्लाई अफेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो आपका शास्त्रीय सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति किसको प्रभावित करती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन है, नाम मात्र के चर को, वास्तविक चर को, नाम मात्र के अवास्तविक चर दोनों को, या फिर नाम मात्र के चर अधिक और वास्तविक चर कम को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है उसमें सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि केवल आपका ए सही है। यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति किसको प्रभावित करती है, तो यह नाम मात्र के चर को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से कि अ टैक्स इज टू बी बियॉन्ड इफ टैक्स रेवेन्यू इज प्रोपोर्शनली। ठीक है, यानी कि यदि कर राजस्व समानुपाती हो तो कर उत्प्लावन क्या होगा। तो 54 का सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन आउटपुट, अर्थात निर्गत में परिवर्तन के प्रति अधिक अनुक्रियाशील। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे हम लोग। दिया हुआ है आप लोग का कि विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री, यानी एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अ मेड वर्किंग फॉर अ फैमिली ऑन फुल टाइम बेसिस, यानी एक परिवार के लिए पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत सेविका, या फिर अ लॉयर कंडक्टिंग हिज हर लॉ प्रैक्टिस, यानी वकालत करने वाला एक वकील, या अ हाउसवाइफ परफॉर्मिंग हाउसवर्क कोरस, यानी घरेलू कामकाज करने वाली एक गृहिणी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अ डिस्पेंसरी रेंडरिंग मेडिकल सर्विसेज, यानी चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला दवाखाना। तो 55 में यहाँ पर सी सही आंसर होगा आप लोग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घरेलू कामकाज करने वाली एक गृहिणी जो होती है उनकी जो आय की गणना है वो आपकी इसमें सम्मिलित नहीं की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं घरेलू जो गृहिणी होती है, यानी कि जो हमारी हाउस वाइफ होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि हाउस मेकर जो होती हैं, उन अगर एक गणना किया जाए तो उनकी एक डेटा जो आया उस डेटा की अगर बात करते हैं तो मंथली इनकम वो लोग 50,000 रुपए कमाती हैं। ठीक है, 50,000 रुपए वो लोग कमाती हैं, लेकिन फिर भी 50,000 को हम लोग नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। ये हमारे भारत की दुर्दशा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आर, यानी कि यहाँ पर
पूछा गया है आप लोगों से कि विकास में क्या क्या बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध, या फिर आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर कि पूंजी निर्माण की निम्न दर, या फिर कृषि और विदेश मुद्रा संबंधी अवरोध, या फिर मानव संबंधी अवरोध। तो यहाँ पे 56 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि सभी हैं। यानी विकास में जो बाधाएं हैं वो आपकी सामाजिक संस्कृति अवरोध है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार है, और साथ ही मानव संसाधन संबंधी अवरोध भी है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड, यानी एक कंपनी की पूंजी, ठीक है, एक कंपनी की जो पूंजी है को कुछ भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे, यानी कि प्रत्येक जो भाग इसका है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, या फिर हम लोग शेयर बोलेंगे। तो 57 में हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम इन्हें शेयर बोलेंगे, यानी हम इन्हें क्या बोलेंगे, हिस्सा बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। 58 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू काबर, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू काबर दोज मोबाइल जोन्स ऑफ geosynclines that are surrounding by rigid message are termed as, यानी कि काबर के अनुसार दृढ़ द्रव्यमान से घिरे भू अभिनीतियों के गतिशील क्षेत्रों, यानी कि मोबाइल को किस पद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो पद है वो आपको बताना है, और यहाँ पे दिया हुआ है ओरोजेनी, दूसरा कैटोजेन, तीसरा ग्लिटोजेन, चौथा आपका होस्टे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 58 का बी ऑप्शन, यानी कि क्रेटोजेन आपका सही आंसर होगा, यानी कैटोजेन। ठीक है, 59 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 59 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि उपरोक्त में से जो आपका ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका वह सही नहीं है, वो आपको चूज करके नीचे बताना है। प्रश्न आपसे पूछा है कि सभी बच्चे नैसर्गिक रूप से सीखने हेतु अभिप्रेरित होते हैं और अधिगम के योग्य, ये देखिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, बच्चे अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, अधिगम केवल औपचारिक संस्थाओं में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा आपका डी, अधिगम केवल आपका यहां पर कह सकते हैं औपचारिक संस्थाओं में होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आप लोगों का यहाँ पर, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग, यानी कि विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है मदर टंग, या फिर आपका इंग्लिश, बाइलिंगुअल, या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मदर टंग, यानी कि हमारी जो मातृभाषा है उसमें हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, जिसका उल्लेख जो है वो हमें एनईपी 2020 में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है एज ए स्कूल टीचर हाउ विल यू नॉट प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग इन स्टूडेंट, यानी कि एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें जो सही आंसर होगा 61 का वो आपका बी सही होगा कि बाय प्रोमोटिंग रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा लगाकर कंठस्थ कराना ये किसी भी टीचर के लिए शोभित करने वाला नहीं होता है। यानी कि एज ए टीचर आप कभी भी अपने बच्चों को, यानी जो आपके स्टूडेंट उनको कभी नहीं करना चाहिए कि आप इनको रट्टा लगाओ या फिर कंठस्थ करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या दिया हुआ है भाई आप लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62 क्या बोल रहा है कि शिक्षा द्वारा बच्चों के घर और विद्यालय के अनुभवों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ियों के निर्माण में सुगमता लाई जानी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है जो क्वेश्चन जो है सभी में सेम आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग को लैंग्वेज में मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको मैथ ग्रुप में मिलेगा, यही क्वेश्चन आप लोग को साइंस ग्रुप में मिलेगा। तो जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वह सभी के लिए एक समान होता है, चाहे आप कोई भी बीएड करें, पीजीक्यूपी 01 या फिर 74 या फिर आप लोग 09 का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इन चार में से हम कह सकते हैं कि जो आपका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी आंसर, यानी कि शिक्षा एक यहाँ पर क्या है, शिक्षा को एक विमोचन प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा द्वारा यथासंभव बच्चों में क्षमताओं और कौशल की व्यापकता को प्रोत्साहित और पल्लवित किया जाना, यह भी सही है। शिक्षा की आत्म खोज की निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, यह भी आपका सही है, और ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे, यानी कि 63वें प्रश्न में यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेशन चिल्ड्रन विद विजुअल
इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम, यानी कि शिक्षक की कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चों की सहायता में क्या भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए, टीचर शुड टीच देम सेपरेटली, यानी शिक्षक को उन्हें अलग शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, टीचर शुड मेक हिम हर रियलाइज हिज हर लिमिटेशंस, यानी शिक्षक को उन्हें उनकी सीमाओं का एहसास कराना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, टीचर शुड अडॉप्ट इंक्लूसिव पेडागोजी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षक को समावेशी शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी को अनुकूलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, टीचर शुड रिफर हिम हर टू स्पेशल स्कूल, शिक्षक को उन्हें विशेष विद्यालय में रेफर करना चाहिए। तो 63 का सही आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीचर शुड अडॉप्ट इंक्लूसिव पेडागोजी आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 64 पे। दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, यानी एक प्रभावी शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। हम केवल आपको आंसर इसका बताएंगे कि इसका जो कहते हैं प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं होती है, वही होती है कि शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुशासित करने में सख्त होना चाहिए। कभी भी एक टीचर को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चे उनसे बात करने में भी डरे। ठीक है, तो हमेशा टीचर को हम्बल नेचर का होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को यहाँ पे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से कि एज अ टीचर हाउ वुड यू नॉट रिड्रेस इनइक्विटीज ऑफ जेंडर एमंग द स्टूडेंट, यानी एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में लैंगिक विषमताओं को कैसे निवारण करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम you will tell a student that men should do tasks while women should be engaged in easy work, यानी आप विद्यार्थियों से कहेंगे कि पुरुष को कठिन कार्य करने चाहिए जबकि महिलाओं को आसान कार्य लगना चाहिए। ये आपका सही आंसर होना चाहिए। यानी एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों में लैंगिक विषमताएं जो होती हैं उनका निवारण हमको क्या करना चाहिए, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है उनको देकर के करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या पूछा हुआ इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर 6 दिया हुआ है कि हाउ वुड यू एड्रेस स्टूडेंट फिजिकल डिफरेंसेस इन अ वे दैट डज नॉट कॉल अननेसेसरी एक्शन टू द वेरिएशंस, तो यानी कि आप किस प्रकार विद्यार्थियों की शारीरिक भिन्नताओं पर ध्यान देकर समाधान करने की उससे परिवर्तन के लिए अनावश्यक रूप से कदम न उठाना पड़े। तो इसमें जो सही आंसर होगा 66 का वो आपका ए सही होगा, यानी कि यहां पे कह सकते हैं मेक सीटिंग अरेंजमेंट दैट आर बेस्ड ऑन हाइट, यानी बैठने के लिए सीट का प्रबंधन जो ऊंचाई पर आपका आधारित हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंटेनिंग योर रिलेशन विद फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट इज आर करेक्ट, यानी कि विद्यार्थियों के परिवारों के साथ संबंध बनाए रखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, यू वुड मेंटेन रेगुलर होम स्कूल कॉन्टेक्ट थ्रू फोन और टेक्स्ट, यानी आप फोन या टेक्स्ट के माध्यम से नियमित रूप से घर और विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन को आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूं। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें अपने जो हमारे स्टूडेंट है उनके परिवार से उनके गार्जियन से संपर्क बनाए रखने के लिए हमें ये चारों कार्य करने होंगे। यानी यू वुड मेंटेन रेगुलर होम स्कूल कॉन्टेक्ट थ्रू फोन और टेक्स्ट, you will organize celebrations of student efforts and success with their families, you will discuss students progress with their family, you will make parents feel welcome in classroom, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है 68 यहाँ पर आप लोगों से, What would not be effective way to teach student with intellectual disabilities, यानी कि बौद्धिक असक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका नहीं है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रेफर स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल, यानी विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय के लिए रेफर करना, यह क्या हो जाएगा आपका प्रभावी तरीका आपका नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा जो दिया हुआ है 69 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या दिया हुआ है भाई, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यू ऑब्जर्व दैट मेनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर फेसिंग स्लो और
faulty language development, how are you going to help them in this regard? यानी आपने अवलोकन से पाया होगा कि आपकी कक्षा के अनेक विद्यार्थी भाषा संबंधित धीमा और त्रुटिपूर्ण विकास कर रहे हैं, आप इस बारे में उनकी क्या सहायता करेंगे? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा ए बी सी ये तीनों ही आपके आंसर सही है। यानी यू विल टॉक अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट स्टूडेंट, यू विल नॉट बी जजमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लैंग्वेज, यू विल बी एक्सेप्टिंग चिल्ड्रन एंड देयर लैंग्वेज, ये आपके तीनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यू विल करेक्ट स्टूडेंट व्हेनेवर दे मिसप्रोनाउंस द वर्ड्स, ये आपका सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए बी सी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 70 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यू हैव अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु इज नेगेटिवली अफेक्टेड बाय पॉवर्टी ऑफ हिज फैमिली, he usually seems discouraged and demotivated in class, what would you do as a teacher in this situation? यानी आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जो अपने परिवार की गरीबी के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित है, वह कक्षा में आमतौर पर निराशा और हताश रहता है, एक शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि यह आपका ए बी सी सही होगा। यानी यू विल हैव एम्पैथिकली विद स्टूडेंट, यू विल मेक हिम बिलीव दैट कैन succeed with good efforts, you will provide constructive criticism if he does not perform well, you will feel sorry for the student and start expecting less from him। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है आप लोगों से, सिंपल हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे आप लोग से बोल रहा है कि किंग अशोक इंस्क्रिप्शन वर फर्स्ट डिसिपेयर्ड बाय जेम्स प्रिंसेस, यानी जेम्स प्रिंसेस ने सम्राट अशोक के उत्कीर्ण लेखों का सर्वप्रथम कब गुण लिपि का अर्थ निकालना गया था। ठीक है, यानी हमारा जो 71 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1837 यानी 1837 में इसे निकाला गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 का। 72 दिया है कि द जना वर्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड रेफर्ड टू, यानी कि वैदिक काल में जन शब्द को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है 72 का? तो यहाँ पे संदर्भित करता है आपका ट्राइब, यानी कि जनजाति को यह आपका संदर्भित करता है। ठीक है, 72 का सही आंसर हो जाएगा सी, ट्राइब को यह आपका संदर्भित करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे। ठीक है, 73 यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों से भाई कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, पहला दिया है बुक और दूसरा आपका पब्लिकेशन दिया हुआ है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन बाय V.A. स्मिथ, हिंदू पॉलिटी बाय K.P. जायसवाल, द वंडर दैट वाज इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन बाय D.D. कौस्तुम्बी। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग एक एक करके मिलाते हुए जाऊंगा और आप लोग इसको समझते हुए भी जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो 1904 में क्या हुआ था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय V.A. स्मिथ के द्वारा हुआ था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हिंदू पॉलिटी बाय K.P. जायसवाल, ये आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका जो मिलता है हमें वो आपका मिल रहा है आपका यहाँ पर द वंडर दैट वाज इंडिया, यानी ये आपका सी हो जाएगा। इसके बाद आपका फोर्थ बचा यानी कि डी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो रहा है कि पहले का तीसरा, दूसरे का बी का आपका चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है आप लोगों से, हु सजेस्टेड फर्स्ट संस्कृत लैटिन ग्रीक बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने सुझाया था कि संस्कृत लैटिन और ग्रीक भाषाओं के एक ही परिवार से संबंधित है? सर विलियम जोन्स ने, मैक्स मुलर ने, सर विलियम हॉकिंस ने या फिर सर विलियम जे मैक्स ने? तो 74 का सही आंसर होगा आपका ए, सर विलियम जोन्स ने यह सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग 75 में आते हैं और ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे 75 क्या दिया हुआ है आप लोगों से, मैच लिस्ट 1 और मैच लिस्ट 2, कल्चर और रीजन यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बेनेस कल्चर, इसके बाद मैं आप लोग को हिंदी में समझाऊंगा तो और भी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए दिया हुआ है बनास संस्कृति, उसके बाद PGW संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, गंगा यमुना दोआब, मध्य भारत या उत्तरी दक्कन। अब यहाँ पे देखिएगा कि संस्कृत किस क्षेत्र से संबंधित, कौन सा संस्कृति जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है,
ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी बनाम संस्कृति है वो आपकी दक्षिण पश्चिम से संबंधित है। किससे संबंधित है? दक्षिण पश्चिम से आपकी संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो 75 का होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये आपका बी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है पीजीडब्ल्यू संस्कृति। पीजीडब्ल्यू जो संस्कृति है वो आपका गंगा यमुना दोआब से संबंधित है। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर जो बी है वो आपका सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए का जो होगा 1 में होगा, यानी ए का यहाँ पर A1 होगा। ठीक है, बी का सेकेंड में हो जाएगा, सी का थर्ड में हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, और डी का इसी में हो जाएगा। यानी ए बी सी डी ये एक सामान्य है, मतलब ये आमने सामने है। ठीक है, इनका कोई भी मिलान आपको नहीं करना है, वो अपने आप आंसर दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पे करते हैं, और फिर कल हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे बचे हुए उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,